नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण। आप ये पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं। इनसे पहले मैंने आपको वायुदाब क्या होता है और वायुदाब को कौन से कारक प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ मैंने बताया था कि इसके दो प्रकार के वितरण पाए जाते हैं। नंबर एक होता है वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको कि हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये ऊंचाई के अनुसार होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से वायुमंडल की तरफ जाते हैं और जिस तरीके की वायुमंडलीय दशाएं हमें देखने को मिलती है वो होता है इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है आपका वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण, जिसको कि आज हम शुरू करने वाले हैं। अब ये क्षैतिज वितरण क्या है? हमें ये पता है कि पूरी पृथ्वी अक्षांशीय आधार पर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में विभाजित है। अब 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में एक तरीके का ना तो तापमान रहता है। तो जब एक तरीके का तापमान नहीं है, एक प्रकार का तापमान हमें देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब वायुदाब भी क्या होगा, इसका प्रभावित होगा। इसको हम बोलते हैं वायुदाब का क्षैतिज वितरण के अक्षांशों के अनुसार अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पाया जाता है। तो वायुदाब के क्षैतिज वितरण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वायुदाब कटिबंधों तथा पेटियों का निर्माण होता है, जिनको कि हम क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक, इसको हम बोलेंगे आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में अंतर पाया जाता है। ये मैं बात आपको तापमान में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ। और उसी तरीके से ये तापमान में अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन के कारण पृथ्वी पर वायुदाब के 7 कटिबंध बनते हैं। इनमें से आप अभी डायग्राम को देखिएगा, उसमें ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इनमें से भूमध्य रेखा पर निम्न दाब कटिबंध तथा ध्रुवों पर उच्च दाब कटिबंध पाया जाता है। थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट्स पाई जाती हैं। दोनों गोलार्धों में 30 और 35 अक्षांशों के बीच में उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्यों पाया जाता है दोनों के बीच में उच्च वायुदाब? क्योंकि यहाँ पर तापमान की स्थिति थोड़ी 30 और 35 के बीच में तापमान क्या होता है, थोड़ा सा गिर जाता है, इसलिए वायुदाब उच्च हो जाता है। उच्च वायुदाब कटिबंध तथा 60 और 65 अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब कटिबंध गति प्रेरित कटिबंध कहलाते हैं। देखिए, दो प्रकार से कटिबंध बन रहे हैं हमारे। नंबर एक ताप से प्रभावित और दूसरा गति। उसकी जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निम्न दाब और निम्न दाब कटिबंध किसके कारण तथा ध्रुवों पर उच्च दाब कटिबंध, ये है ताप प्रेरक थर्मली। और इसके अलावा 30 और 35, 60 और 65 इनके बीच में वो बने डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट्स, अर्थात गति के कारण जो उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब आप आइए इस डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम में आपको 7 बेल्ट्स दिख रही हैं। तो पहली बेल्ट है 0 से लेके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। मैं आपको साथ ही साथ असाइनमेंट भी देना चाहती हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में डायग्राम सहित बनाएं, उसका एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा सर, इसके बाद 30 से 35 ये हो गया उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। इसके बाद 60 से 65 ये हो गया उपध्रुवीय निम्न दबाव की पेटी। और लास्ट में ध्रुवों की ओर हो गया ध्रुवीय उच्च दाब। ऐसा कैसे बिल्कुल आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थिति देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय उच्च दाब पेटी की, जो कि भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की। क्योंकि तापमान यहाँ पर ऊंचा रहता है, इसलिए दाब कैसा रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा। अब बात आती है कि ये पेटी का विस्तार है केवल 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। क्योंकि सूरज यहाँ पर 2 बार चमकता है, इसलिए यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत अधिक टेम्परेचर रिसीव्ड करता है। ये बात आपको क्लियर है? ये मैं आपको तापमान में बता चुकी हूँ। इस क्षेत्र में कम वायुदाब होने के निम्नलिखित 3 कारण हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। नंबर 1, यहाँ सारा वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबिक रूप से लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण तापमान ऊंचा होता है और साल में 2 बार यहाँ पर सूरज बिल्कुल सीधा चमकता है। दूसरी बात, यहाँ वायुमंडल में जल वाष्प अधिक होता है, इससे वायु का घनत्व कम होता है, जिस कारण वायुदाब भी कम होता है। तीसरा कारण है भूमध्य रेखा पर भूघूर्णन का वेग, रोटेशन का जो स्पीड होती है, भूघूर्णन का वेग होता है, वो सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय शक्ति सर्वाधिक होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाता है। और अपकेंद्रीय शक्ति वायु को क्या करती है, भूपृष्ठ से दूर ढकेलती है,
जिससे वायु की मात्रा तथा उसका दाब कम रह जाता है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध में भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोलड्रम भी कहते हैं। ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन है कि डोलड्रम क्या होता है, और ये हर बार आता है। नेक्स्ट हम पेटी की बात करेंगे, उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ। उत्तरी तथा दक्षिणी, दोबारा आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, नॉर्थ में तथा साउथ में 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च दबाव पेटियां पाई जाती हैं। यह उच्च वायुभार होने के दो कारण हैं। अब यहाँ क्या क्या हुआ कारण? नंबर 1, भूमध्य रेखीय कटिबंध में गर्म होकर ऊपर उठने वाली वायु ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, ठंडी और भारी होती जाती है, और ऊपर पहुंचकर भूघूर्णन के फलस्वरूप नीचे से उठी, जैसे जैसे उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठी तो ठंडी व भारी होती जाती है, और ऊपर पहुंचकर किसकी वजह से, भूघूर्णन के फलस्वरूप उत्तर तथा दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंचते पहुंचते यह वायु 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंचते पहुंचते यह वायु पूरी तरह घूमकर नीचे उतर आती है। और नीचे उतर के कहाँ पर आती है? इस वायु के भार से 30 से लेके 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। सीधा सा आप इसको याद रख लीजिएगा कि भूमध्य रेखा से तापमान अधिक होता है, इसलिए वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है वहाँ पर तापमान ठंडा मिलता है, ठंडी व भारी हो जाती है, तो ऊपर लौट के कहाँ पर पहुँचती है वो? जब नीचे गिरती है तो 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों तक पहुँचती है। अब सेकंड क्या कारण हो सकता है, और भी इसको देखिए आप। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु की विशाल राशियाँ उपोष्ण प्रदेशों में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचलन नहीं हो पाता, और इस कारण वहाँ पर वायुमंडल प्राय शांत रहता है। इसलिए इसे शांत कटिबंध, बेल्ट ऑफ काम भी कहते हैं। ये भी एक आपके लिए जीके का क्वेश्चन है, या इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप से खेती के लिए क्या होता था कि पश्चिमी द्वीप समूह में जो पानी के जहाज़ थे, पालदार पानी के जहाज़ थे, उनमें घोड़े लाद कर भेजे जाते थे। अब अधिकतर क्या होता था कि इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब इस कठिनाई के कारण जलयानों का उन्हें भार कम करना पड़ता था। अब ऐसा तो था नहीं कि वो खुद कूदते, तो इसलिए क्या करते थे, यहाँ पर आके कुछ घोड़े ये समुद्र में फेंक देते थे, जिससे कि इनका एयर प्रेशर कंट्रोल में आता था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, घोड़े के अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये जीके का क्वेश्चन है। अब तीसरी पेटी आती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ। दोनों गोलार्धों में 60 और 65 अक्षांशों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जिससे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। यह पेटियां भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो भूमध्य रेखा की निम्न दाब पेटी थी वो किसकी वजह से थी, वो थी आपके टेम्परेचर की वजह से। परंतु यहाँ पर क्या होता है, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं, यह पेटियाँ भूमध्य रेखा की निम्न दाब पेटी से इसलिए अलग है कि भूघूर्णन के कारण वायु ध्रुवों से हटने लगती है। अब कहाँ से हट रही है वो? ध्रुवों से हटने लगती है, और निम्न वायु भार का एक छल्ला सा बनने लगता है। परंतु ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण, शीत कितना है, -50 डिग्री टेम्परेचर, इस कारण यहाँ पर उच्च वायु भार बना रहता है। अब वायु के हटने का जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो उपध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ता है, और वहाँ पर वायुभार कम हो जाता है। अब आप आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके उपध्रुवीय क्षेत्रों में उष्ण तथा उप उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में गर्म जल की धाराएं बहती हैं, और इससे तापमान में वृद्धि तथा वायुभार में कमी होती है। इस प्रकार यहाँ के निम्न वायुभार पेटियाँ गति तथा तापमान दोनों से ही प्रेरित है। इसको दोनों जगह का फायदा मिला, गति से भी मिला और तापमान से भी मिला।
फिर भी इन कारणों से पहला कारण हमें ज़्यादा जस्टिफाई लगता है। अब लास्ट में बात करेंगे हम वो ध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च भार पेटियाँ स्थित है, जिन्हें ध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ कहते हैं। यहाँ तापमान बहुत कम होता है और ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान हिमांक से अधिक नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर वायु क्या रहती है, ठंडी होती है और उसका घनत्व अधिक होता है। वायु का घनत्व अधिक होने से यहाँ पर वायु भार भी अधिक होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे के जो चैप्टर्स अभी आपको करवाऊंगी उनमें वायु दाब का ऋतुवत सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले था आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नाउ अब आपका होगा सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर्स। थैंक यू।